दोस्तों नमस्कार। संविधान सबसे ऊपर है, उसी के अनुसार देश चलता है। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि संविधान की शपथ लेकर बनने वाली सरकारें ही अपनी राजनीतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए संविधान की भावनाओं को नजरअंदाज करने में संकोच नहीं करती। हालांकि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो किसी को उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी पीएम नहीं बनाया, लेकिन 1947 से 2004 के बीच देश में एक दो नहीं बल्कि 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि देश के संविधान में उप प्रधानमंत्री या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई पद ही नहीं है। जाहिर है तत्कालीन प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक जरूरतों की पूर्ति के लिए यह पदनाम गढ़ते रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि गठबंधन राजनीति के दबाव में सत्ता के बंदर बांटे नेताओं के अहम की तुष्टि के लिए यह पदनाम गढ़ लिया गया हो। दरअसल उप प्रधानमंत्री पद नाम भी आजादी मिलने के बाद बनी पहली सरकार में ही गढ़ लिया गया था, जब देश में सिर्फ कांग्रेस का वर्चस्व था। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। जाहिर है लंबी गुलामी के बाद आजाद हुए और विभिन्न रियासतों में बटे भारत की चुनौतियां जटिल थीं। शायद उन स्थितियों का भी तकाजा रहा हो कि प्रधानमंत्री नेहरू के साथ सरदार पटेल के रूप में एक अनुभवी परिपक्व राजनेता मंत्रिमंडल में दूसरे क्रम पर रहे। पर उप प्रधानमंत्री पदनाम तो निश्चय ही सम्मान के रूप में दिया गया होगा। स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के पहली पंक्ति के नेताओं में शुमार वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हीं के अध्यक्षता काल में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। ऐसा मानने वालों की भी कमी नहीं कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड खेड़ा में जन्मे सरदार पटेल नव स्वतंत्र भारत के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो सकते थे। बहरहाल पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने और 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 को अपने निधन तक पद पर बने रहे। उस समय की परिस्थितियों सरदार पटेल के कद्दावर नेतृत्व के मद्देनजर शायद उसे एक अपवाद मान लिया जाता, पर उसके बाद भी सत्ता महत्वाकांक्षी राजनेताओं में संतुलन की खातिर इस पद नाम का उपयोग अक्सर किया गया। भाजपा या उसके नेतृत्व वाली एनडीए की केंद्र सरकारों की भी बात करें तो नरेंद्र मोदी ने भले ही किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के उत्तरार्ध में 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाया था। भाजपा में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो सरदार पटेल की तर्ज पर लाल कृष्ण आडवाणी को भी लौह पुरुष करार देते रहे। आडवाणी को वाजपेयी का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना जाता रहा। बेशक राम मंदिर आंदोलन समेत अपनी तमाम भूमिकाओं से आडवाणी ने भाजपा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी के साथ शीर्ष नेतृत्व त्रयी के सदस्य भी वह रहे, लेकिन 2004 और 2009 में लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा के पीएम फेस के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया और दांव सफल भी हो गया। सरदार पटेल और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच रहे 5 उप प्रधानमंत्रियों की कहानी बहुत कुछ तत्कालीन राजनीतिक जोड़तोड़ और गठबंधन राजनीति के दबावों की कहानी भी है। इसे संयोग भी मान सकते हैं कि देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई भी गुजरात से ही बने। स्वतंत्रता सेनानी रहे मोरारजी की गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती थी। केंद्र में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा फाइनेंस जैसे मंत्रालय संभाल चुके मोरारजी पुराने कांग्रेसियों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच जारी शीत युद्ध के दौरान 1967 में उप प्रधानमंत्री बने। अंततः 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो मोरारजी बुजुर्ग क्षत्रपों के साथ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में रहे।
वह 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। जून 1975 में इमरजेंसी लगने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। 1977 में रिहा हुए और जब विपक्षी दलों के साथ आने से बनी जनता पार्टी को मार्च में हुए लोकसभा चुनावों में बहुमत मिल गया तो देश के प्रधानमंत्री भी बने। जनता पार्टी के शासनकाल में ही ऐसा समय आया जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम के रूप में दो दो प्रधानमंत्री बनाने पड़े। बेशक दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे। उत्तर प्रदेश सरकारों में तमाम मंत्रालय संभाल चुके चरण सिंह ने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रधानमंत्री नेहरू के सहकारी खेती के प्रस्ताव का जोरदार विरोध करने के बाद कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी भारतीय क्रांति दल बनाया था और सम्मिश्र सरकार के मुख्यमंत्री भी बने। भारतीय क्रांति दल उन दलों में प्रमुख था जिनके विलय से जनता पार्टी बनी थी। पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री बनने वाले बाबू जगजीवन राम की गिनती भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती थी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का साथ देने वाले जगजीवन राम ने इमरजेंसी की समाप्ति के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना ली और जनता पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़े। चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के जनता पार्टी में विलय कर दिया। जनता पार्टी के नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम की परिणति अंततः चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने के रूप में हुई। जिन इंदिरा गांधी के शासन कांग्रेस के विरुद्ध जनता पार्टी को मार्च 1977 में प्रचंड जनादेश मिला था, जनता पार्टी में विभाजन के बाद उसी कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को देश का प्रधानमंत्री पद संभाला। उन्होंने केंद्र में कई मंत्रालय संभाल चुके महाराष्ट्र के अनुभवी नेता वाईवी चव्हाण को प्रधानमंत्री बनाया। चव्हाण बॉम्बे स्टेट के आखिरी मुख्यमंत्री और उसके विभाजन से बने पृथक राज्य बने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे। बहरहाल चरण सिंह सरकार संसद में अपना बहुमत साबित कर पाती उससे पहले ही सुनियोजित रणनीति के तहत इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। चौधरी देवीलाल एकमात्र ऐसे राजनेता रहे जो चंद महीनों वाली दो सरकारों में प्रधानमंत्री रहे, पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ और फिर चंद्रशेखर के साथ। देवीलाल ने और भी कमाल उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का किया। राष्ट्रपति वेंकट रमन द्वारा टोके जाने के बावजूद उन्होंने मंत्री के बजाय उप प्रधानमंत्री पद पढ़कर शपथ ली। जब इसको अदालत में चुनौती दी गई तो अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी को सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा कि उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है और देवीलाल मंत्रिमंडल में एक मंत्री की तरह ही काम करेंगे। तो दोस्तों, यह है आजाद भारत में अभी तक बने 7 उप प्रधानमंत्रियों की कहानी। एक ऐसा पद जिसका प्रावधान देश के संविधान में नहीं है, पर राजनीतिक दल और उसके नेता अपनी तिकड़मबाजी के लिए उसका इस्तेमाल करने में कभी संकोच नहीं करते। राजनीतिक दलों और नेताओं के इस आचरण पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।